फिल्म फ्रैंक नाम के एक आदमी के वीडियो मैसेज से शुरू होती है, जो एक ऐसे भविष्य के बारे में बात करना चाहता है जो इंसानों के लिए ज्यादा आबादी, अकाल, युद्ध और हर तरह की परेशानियां लाएगा। लेकिन बचपन में वो ऐसे अलग तरह से सोचता था। 1964 में फ्रैंक वॉकर न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में एक इन्वेंशन कॉन्टेस्ट में अपना जेटपैक दिखाने जाता है। हालांकि जेटपैक अभी पूरी तरह से काम नहीं करता है, लेकिन ये दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। कंपटीशन रेफरी डेविड निक्स एथीना नाम की एक लड़की की मंजूरी के बावजूद उसके प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देता है, जो उनके पास आती है और बताती है। बच्चे को चुपके से उसका पीछा करने के लिए कहता है और उसे एक बैज देता है। फ्रैंक एथीना के ग्रुप के पास पहुंचता है, जिसके लिए उसे एक नाव में कूदना पड़ता है जो उसे मूविंग टॉय पवेलियन तक ले जाती है। एक लेजर बीम बैज पर गिरती है और डेटा को स्कैन करती है और फ्रैंक की नाव को तुरंत एक सीक्रेट टनल में भेजती है। उसके सामने एक अजीब सा केबिन है और एक प्यारी सी औरत की आवाज फ्रैंक को अंदर बुलाती है। उसके पीछे सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद हैं और वही आवाज ट्रांसपोर्टेशन शुरू होने का अनाउंसमेंट करती है। केबिन हिलता है, हिंसक रूप से, लेकिन सब कुछ जल्दी से समाप्त हो जाता है और लड़का बाहर निकलता है और अपने आप को एक अपरिचित जगह पर पाता है। एथीना को अजीब उड़ने वाली मशीन पर देखता है। फ्रैंक उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन मशीन उड़ जाती है। फ्रैंक अपने आप को एक पैड के किनारे पर पाता है जब एक विशाल रोबोट के तंबू उसके सामने प्रकट होते हैं। भयभीत फ्रैंक निचले प्लेटफॉर्म पर गिर जाता है। उसका बैकपैक पास में गिरता है और टूट जाता है। निराश बच्चा इसे फिर से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पुनः प्रकट हुआ रोबोट उसके लिए ये काम कर देता है। टुकड़ों को वापस अपनी जगह पर ले जाता है। फिर वो इसे फ्रैंक पर रखता है। इस बिंदु पर उसे उत्साहित किट की मंजूरी मिल जाती है। फ्रैंक अजीब तरह से मुड़ता है और बहुत ऊंचाई से गिरता है। अचानक टुमारोलैंड का दृश्य हैरान लड़के के सामने खुल जाता है। वो अपना सैचल ऑन द फ्लाई पहनता है और जमीन पर गिरने से ठीक पहले उसे चालू कर देता है। फ्रैंक शहर के ऊपर उड़ रहा है। वो वहां की सुंदरता से रोमांचित है। जब वो नीचे अथीना को देखता है तो वो लड़की के सामने उतरता है और वो उसे शहर दिखाती है। और फिर फ्रैंक की कहानी केसी न्यूटन द्वारा बाधित होती है। वो भी कहानी को केवल अपने दृष्टिकोण से बताना चाहती है। कार्रवाई 21वीं सदी में रात के अंधेरे में स्थानांतरित हो जाती है। केसी केप कैनावेरल स्पेसपोर्ट में घुस जाती है और मंच को अलग कर रहे क्रेन को निष्क्रिय कर देती है। उसके बाद वो घर लौटती है, जहां वो अपने भाई को आश्वासन देती है कि वो मंच की रक्षा करने के अपने सपने को नहीं छोड़ेगी। सुबह वो स्कूल के रास्ते में होती है जब उसके पिता को क्रेन के टूटने की सूचना मिलती है, लेकिन बहुत जल्द एक प्रतिस्थापन आ जाएगा और कुछ भी नहीं रोक पाएगा। क्लास में बैठे लीडर्स के साथ प्लेटफॉर्म को अलग होने से बचाने के लिए लड़की इंसानियत के लिए तरह तरह के खतरों, न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज, डरावनी भविष्यवाणियों और भी बहुत कुछ सुनती है। लेकिन कोई भी टीचर केसी के इस सवाल का जवाब नहीं दे पाता कि ये सब कैसे ठीक किया जाए। रात में वो फिर से स्पेसपोर्ट जाती है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। वे उसे हिरासत में ले लेते हैं, उसकी मोटरसाइकिल जब्त कर लेते हैं और बुकिंग के बाद उसे घर जाने देते हैं। जब वो अपना सामान ले रही होती है तो उसमें उन्हें एक अनजान बैज मिलता है। केसी उसे उठाती है और बाहर निकल जाती है। एक गेहूं के खेत में एक अनजान शहर क्षितिज पर मंडराता है। वो एक कदम बढ़ाती है और खुद को बहुत सावधानी से स्टेशन पर वापस पाती है। घर के रास्ते में वो बैज उठाती है। उसके पिता अपनी बेटी के व्यवहार से नाराज हो जाते हैं। उसने नासा की प्रॉपर्टी में बिना इजाजत के घुसपैठ की है, लेकिन केसी को सिर्फ बैज में दिलचस्पी है। वो पिता को याद दिलाती है कि वो एक स्पेस इंजीनियर है और अजीब चीज देखने के लिए कहती है, लेकिन बैज का उसके पिता पर कोई असर नहीं होता। केसी उसे फिर से उठाती है और तुरंत खुद को उसी अनजान जगह पर सड़क पर उड़ता हुआ पाती है। लेकिन आपके पिता उसके सपनों में दखल देते हैं। घर पर लड़की को एहसास होता है कि जैसे ही वो बैज उठाती है, उसे तुरंत टुमारोलैंड दिखाई देता है और उसे लगता है कि वो वहीं है, हालांकि वो असल में अभी भी अपनी ही दुनिया में है। और जब वो कहीं जाने की कोशिश करती है तो दीवारों से टकरा जाती है और सीढ़ियों से गिर जाती है। फिर वो रात में मैदान में निकल जाती है और टुमारोलैंड को एक्सप्लोर करने निकल पड़ती है। जब वो वहां पहुंचती है तो वो अनदेखे उड़ने वाले डिवाइस और अपने आसपास की हर चीज को देखकर हैरान रह जाती है। लड़की धूप वाली सड़क पर दौड़ती है और वंडर्स, और जल्द ही उसे पता चलता है कि वो अपने आसपास के लोगों के लिए अदृश्य है। स्पेस पोर्ट के लिए ट्रेन लेती केसी पारदर्शी कैस्केडिंग पुलों को देखती है जिनमें लोग नहा रहे हैं, और समझ से परे उड़ने वाली मशीनों को देखती है। लेकिन फिर वो देखती है कि उसका बैज उल्टी गिनती कर रहा है। फिर वो अपने पड़ोसियों को बात करते सुनती है, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि लड़की कहीं 20 प्रकाश वर्ष दूर उड़ रही है। स्पेसपोर्ट में युवा अंतरिक्ष यात्रियों के एक समूह में शामिल हो जाती है, लेकिन अचानक उसे एक अजीब सा एहसास होता है। विरोध के अगले ही मिनट वो देखती है कि उसकी पार्टी की गिनती 0 हो गई है और वो खुद को असली धरती पर पाती है।
घर वापस आने पर वो और उसका भाई इंटरनेट पर उसी बैच के बिक्री के लिए एक विज्ञापन देखते हैं और केसी यात्रा के लिए सामान पैक करती है। बाद में एथीना केसी के घर उस लड़की को ट्रैक करने आती है जो कबूल करती है कि वो भविष्य से है। लड़की को सच्चाई पता चल जाती है और वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। इसी बीच केसी उस स्टोर पर पहुंचती है जो भविष्य की पुरानी चीजें बेचता है जिन्हें सेल्समैन ने ढूंढने की कोशिश की थी। केसी को उसका बैज कैसे मिला और उसे जीनियस, आर्टिस्ट और साइंटिस्ट के बारे में बताएं जो धरती पर सबसे स्मार्ट और टैलेंटेड लोग हैं। वे दुनिया में कुछ अलग करने के लिए पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी, जलन और लालच से दूर सीक्रेट तरीके से बनाते हैं। वे खुद को प्लस अल्ट्रा कहते हैं और आप उनके बैज को छूकर उनके शहर में जा सकते हैं। अगले ही पल उससे असली पूछताछ होती है। उससे एक लड़की की लोकेशन के बारे में सवाल किए जाते हैं जिसे वो नहीं जानती, और फिर वे एक अनजान आदमी की तरफ इशारा करते हैं। उस पर एक हथियार फेंका गया जो आसानी से कमरे की छत में घुस सकता था। अचानक एक गुब्बारा स्टोर में उड़ता है। जैसे ही वो खुलता है, ये केस कैप्चर करने वाले क्लर्क के हाथ को भी पैरालाइज कर देता है। एथीना तुरंत आती है और लड़की से कहती है कि वो उसके पीछे जल्दी करे। बम का असर कम होने का इंतजार करती है। एथीना भी शामिल हो जाती है और उस औरत का सिर काट देती है जो एक रोबोट निकलती है। जैसे ही लड़कियां सड़क पर भागती हैं, स्टोर में एक धमाका होता है। एथीना केसी को किनारे खड़ी एक कार में ढकेल देती है और गाड़ी चलाकर चली जाती है। जिस तरह से वो केसी को बताती है कि वो थी जिसने उसे बैज लगाया था, लेकिन केसी उसके स्पष्टीकरण का इंतजार किए बिना भाग जाती है। इस बिंदु पर एथीना में गड़बड़ी शुरू हो जाती है और केसी को एहसास होता है कि लड़की भी एक रोबोट है। वो डर जाती है। वो कार से बाहर कूद जाती है और भाग जाती है। एथीना अगले भागती है और एक कार से टकरा जाती है। भयभीत चालक एथीना की ओर दौड़ता है और केसी अपनी पिकअप में कूद जाती है और गाड़ी चलाकर भाग जाती है। एथीना उसके पीछे दौड़ती है और कार को पकड़ती है, अंदर चढ़ती है और चाबी निकालती है, और फिर वो शांत होने की कोशिश करती है। हिस्टेरिकल केसी को उसने अपना आखिरी बैज दिया, या तो वो उसके साथ जाए या वो दुनिया मर जाए। इसी बीच सीक्रेट सर्विस के लोग धमाके की जगह पर पहुंचते हैं। पुलिस वालों में से एक एंड्रॉयड का चार्ज किया हुआ स्कल उठा लेता है और बाकी लोग उसे हैरानी से देखते हैं। फिर वे उससे वजह पूछते हैं, लेकिन तभी एक आदमी आता है जो अपने हथियार से पुलिस वालों को भगा देता है और उनसे गवर्नर को यह बताने के लिए कहता है कि लड़की मिल गई है। एक सीन में वो कबूल करती है कि वो लंबे समय से केसी को ढूंढ रही थी, क्योंकि वो विशेष इसलिए वे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जाते हैं जो सिर्फ एक विशेष फ्रैंक वॉकर है। केसी जागती है और महसूस करती है कि उसे सड़क पर फेंक दिया गया है। क्रोधित लड़की वॉकर के घर जाती है और एक कुत्ते द्वारा हमला किया जाता है। वो उसकी जंजीर तोड़ देता है, लेकिन केसी ने देखा कि जमीन पर कोई खींचने के निशान नहीं है। उसे पता चलता है कि ये एक होलोग्राम है और बहादुरी से दरवाजे तक जाती है। केसी अपना बैज दिखाती है, लेकिन एक अज्ञात बल उसे दरवाजे से दूर फेंक देता है और फ्रैंक दरवाजे की चौखट पर आ जाता है। वो उसे घर जाने के लिए मना लेता है, क्योंकि उसने जो देखा था सिर्फ एक कमर्शियल जिद्दी केसी तेज बारिश के बावजूद जाने से मना कर देती है। लेकिन अचानक उसे घर से निकले कई तारों में दिलचस्पी हो जाती है। वो घूमती है और दीवारों और छत पर लगे कई अलग अलग एंटीना देखती है, और पास में एक पुराना ट्रैक्टर खड़ा है। फ्रैंक के घर का अलार्म बजता है और वो बाहर देखता है और देखता है कि कार में आग लगी हुई है। वो एक अजीब डिजाइन का फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है। वो आदमी बाहर भागता है और जलते हुए ट्रैक्टर को बुझाता है। उसे तुरंत एहसास होता है कि अगर वो उसकी पीठ पीछे घर में घुस गया होता तो ये ध्यान भटकाने वाला होता। गुस्से वाला आदमी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अपने ही डिफेंस सिस्टम से गिर जाता है। दूसरी तरफ केसी घर में भरे हुए सभी तरह के अविश्वसनीय डिवाइस देखता है और उसे एक अजीब प्रोजेक्टर मिलता है जो फ्रैंक और अथीना के टुमारोलैंड के फुटेज दिखाता है। और फिर केसी एक कमरे में जाता है जिसमें एक कंप्यूटर सिस्टम है जो दुनिया की खबरों को एनालाइज करता है, जबकि फ्रैंक एक छिपे हुए पिछले दरवाजे से घर में घुसता है। वो बहुत गुस्से में है और जब उससे पूछताछ की जाती है तो वो उसे डांटता है। लड़की मानती है कि हार्डवेयर देखने के बाद उसे बस भविष्य से बाहर निकाल दिया गया था। केसी को एहसास होता है कि उसने एक ऐसी मशीन बनाई है जो इंसानियत के खत्म होने की 100% संभावना बताती है। हालांकि जब केसी कहता है कि उसे कभी हार नहीं माननी चाहिए, तो भविष्यवाणी अचानक कुछ 1000% बेहतर हो जाती है। इस समय सीक्रेट सर्विस के प्रतिनिधि होने का नाटक करने वाले एंड्रॉयड घर तक आते हैं और मांग करते हैं कि अपराधी को सौंप दिया जाए, लेकिन फ्रैंक सभी एंट्री बंद कर देता है। फिर भी रोबोट घर में घुसते हैं जहां कई जाल उनका इंतजार कर रहे हैं, जिनसे वे एक एक करके मर जाते हैं। रोबोट उनमें से एक के हाथ लग जाता है और फिर केसी दुश्मन को खत्म करने में मदद करती है। उसे पता भी नहीं चलता कि उसके हाथ में किस तरह की चीजें आ जाती हैं। फ्रैंक लड़की को दूसरी मंजिल पर ले जाता है जहां एक एंड्रॉयड उन्हें पकड़ लेता है, लेकिन इन्वेंटर एक मैग्नेटिक दीवार को एक्टिवेट कर देता है और रोबोट बस उसकी तरफ खींचा चला जाता है। फिर भी फ्रैंक को रिंगलीडर पकड़ लेता है, जो उस आदमी को खत्म करने से पहले उसे उसके अधिकार पढ़कर सुनाता है। केसी इसका फायदा उठाती है और एक रेगुलर बैट से एंड्रॉयड का सिर फोड़ देता है।
दोनों बाथरूम में जाते हैं, घर में सेटल होते हैं और पास की झील में उतरने के बाद खुद को घर से बाहर फेंक देते हैं। इंसान किनारे पर आते हैं और फ्रैंक आपको अपने पिता के साथ अपने रिश्ते की कहानी बताता है। वो झाड़ियों में छिपी एक मोटरसाइकिल को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अथीना वाली एक कार उनके पास आकर रुक जाती है। फ्रैंक खुश नहीं दिखता। वो इस बात से नाराज है कि अथीना ने केसी को एक ऐसे झगड़े में घसीटा है जिससे उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लड़की उसे मना करती है कि वो सालों से पोटेंशियल कैंडिडेट ढूंढ रही है, क्योंकि वो अब भी खुद को झगड़े में एक रिक्रूटर मानती है। अथीना फ्रैंक को वापस जाकर सिचुएशन ठीक करने के लिए मना लेती है। किसी को समझ नहीं आता कि बातचीत किस बारे में है, लेकिन वो भी वापस जाने के फेवर में है। कंपनी उस बिल्डिंग में पहुंचती है जहां फ्रैंक ने टेलीपोर्टेशन स्टेशन बनाया है और अथीना उन्हें बताती है कि उन्हें प्लेन में जाना है। फ्रैंक लड़की को मना कर देता है। रोबोट पक्का वहां उनका इंतजार कर रहे होंगे। अथीना उसे वो हथियार देने की पेशकश करती है जिसे वो अपने ब्रीफ केस में छुपाता है। वे इसे अपने दम पर बनाने की कोशिश करेंगे। केसी सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उसे ये संदेश देकर रोक देता है कि अथीना सिर्फ एक एंड्रॉयड है और उसे बेवकूफ लोगों की परवाह नहीं है। लेकिन रिक्रूटर उसे विश्वास दिलाता है कि वो कभी बेवकूफ नहीं थी। फ्रैंक घोषणा करता है कि वो सब कुछ खुद करेगा और स्टेशन का दरवाजा खोलेगा। हैरान केसी केबिन में चढ़ जाती है, जहां फ्रैंक उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसके मुंह में किसी प्रकार का पाउडर डाल देता है। अथीना कुछ जांचती है, गांठें बनाता है और कैप्सूल में भी नीचे चला जाता है। आदमी टावर के लिए रास्ता तय करता है और अथीना के जवाब से उसे पता चलता है कि उसे भी टुमारोलैंड से निकाल दिया गया है। मशीन गुनगुनाने लगती है और थोड़ी देर बाद थके हुए लोग कैप्सूल से बाहर निकल जाते हैं। केसी बहुत प्यासी है और कोक का एक कैन पकड़ती है, जबकि फ्रैंक साथियों को जल्दी करता है। रोबोट जल्द ही बाहर आ जाएंगे। केसी बहुत खुश है क्योंकि वे पेरिस के सेंटर में हैं, ठीक एफिल टावर पर। जबकि केसी गार्ड को बेहोश कर देता है, फ्रैंक एक कमरे का दरवाजा खोलता है जहां एफिल टावर के बनाने वाले को रिक्रिएट किया गया है, जहां वे अपने जमाने के जाने माने जीनियस यंग निकोला टेस्ला और एडिसन से मिलते हैं। टेस्ला ने ही वो एंटीना डिजाइन किया था जो सभी सबस्पेस फ्रीक्वेंसी पकड़ सकता है। यहीं पर इस डायमेंशन का एक सीक्रेट एंट्रेंस है जहां शहर है। फ्रैंक एक विंटेज ग्रामोफोन घुमाता है और तुरंत सीक्रेट दरवाजा खोल देता है। खुश लड़कियां टेक्नोलॉजी के चमत्कार देखती हैं और टावर तुरंत दोनों तरफ खुलने लगता है और जमीन से एक रॉकेट निकलता है। लेकिन उस समय एंड्रॉयड वाली एक कार टावर के नीचे की ओर बढ़ती है, लेकिन फ्रैंक, केसी और अथीना पहले से ही रॉकेट के अंदर हैं, जो उन्हें सही जगह पर ले जा सकता है। रोबोट में से एक पोर्ट होल तक पहुंचता है और कांच से टकराता है। रॉकेट मेट्रोपोलिस के निवासियों को चौंकाते हुए उड़ान भरता है। जमीन के ऊपर उड़ने के बाद रॉकेट वापस घूम जाता है और इस तरह ये दूसरे डायमेंशन में प्रवेश करता है। रॉकेट हिलता है और फ्रैंक रोबोट द्वारा कांच को टूटा हुआ देखता है। प्रभाव, लेकिन शिमर से गुजरते हुए रॉकेट टुमारोलैंड में उतरता है। केसी को अथीना की आवाज से होश आता है और वह बाहर निकलकर चारों ओर देखता है, लेकिन यह वो उज्जवल और हर्षित शहर नहीं है जिसे उसने एक बार देखा था। भविष्यवादी शहर वास्तव में कम आबादी वाला, परित्यक्त और भूरा निकलता है। मशीन को इनकी ओर उड़ते हुए देखकर फ्रैंक अथीना मेगा बम बनाती है और वो इसे अपने शरीर में छिपा लेती है। तीनों का स्वागत शहर के प्रमुख डेविड निक्स द्वारा किया जाता है। वो केसी से मिलता है और फ्रैंक के इस दावे से हैरान हो जाता है कि वो जो दुनिया को बचा सकता है। हर कोई कंट्रोल टावर की ओर उड़ता है, जहां वर्तमान की भूमि का पुल खोला जाता है। यहां सब कुछ NYX द्वारा उसके हाथ पर लगे रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किया जाता है। वो केसी को धुंधले आकार दिखाता है। ये भविष्य की झलकियां हैं जो कुछ ही मिनटों में घटित होंगी। टावर कई वर्ष पहले खोजे गए टेकियन की ऊर्जा को परिवर्तित करता है। ये एक टेकियन वेधशाला की सहायता से है, जिससे आप पृथ्वी पर कहीं भी देख सकते हैं। केसी केप कैनावेरल के बारे में सोचती है और स्वयं उपकरण संचालित करती है, जो आगे कुछ समय बाद कंपनी केसी के घर पहुंचती है और 3 दिन पहले उसके पिता के साथ उसकी बातचीत देखती है। इसलिए टेकियंस के साथ आप अतीत और भविष्य की यात्रा कर सकते हैं। केसी सभी को भविष्य में ले जाती है और इंसानियत की निश्चित मौत देखती है। वो अपने घर के खंडरों पर रुकती है और निक्स उसे भरोसा दिलाती है कि कुछ भी नहीं बदला जा सकता है, सब कुछ 58 दिनों में हो जाएगा। लेकिन निक्स इंसानियत को नहीं बचा पाएगी। अगर वे दरवाजा खोलते हैं तो इस दुनिया में सब कुछ फिर से होगा। केसी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। फ्रैंक निक्स को दुनिया को बचाने की कोशिश करने के लिए मनाने लगता है, लेकिन वो फ्रैंक को बेहोश कर देता है। उसे फिर से देश निकाला दे दिया जाता है और अथीना उसे इस बारे में बताती है। वो हताश केसी को देखता है और उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन लड़की अब उसके शब्दों पर विश्वास नहीं करती है। उसे वो अविश्वसनीय मैजिक वर्ल्ड क्यों दिखाया गया था, और अचानक उसे समझ आता है कि फ्रैंक उनके संकेतों को कैसे पकड़ रहा था।
क्या होगा यदि नियंत्रण बॉक्स एक विशाल बैच है जो नकारात्मकता प्रसारित करता है और लोगों को वापस न लड़ने के लिए मनाता है? उन्हें नियंत्रण इकाई को निष्क्रिय करने की आवश्यकता है। वे निक्स को चुनते हैं जो उनके लिए पृथ्वी का रास्ता खोलता है, समुद्र में एक आइलैंड पर, ताकि वे अपने दिन खूबसूरती से जी सकें। केसी और फ्रैंक ने उसे अपनी बात समझाने की कोशिश की। ट्रांसमीटर जरूरी क्षमता दिखा रहा है और लोगों को मरने के लिए प्रोग्राम कर रहा है, लेकिन वो आदमी उनकी बात सुनने से मना कर देता है और फ्रैंक को एहसास होता है कि ये उसका आइडिया है। निक्स कंफर्म करता है कि लोगों को तबाही रोकने के लिए मनाने की उसकी सभी कोशिशें समझ की दीवार से टकरा गई हैं। असल दुनिया में रहने वाले 99 लोगों ने एक्शन लेने के बजाय आने वाली तबाही की चेतावनियों को मनोरंजन का एक और तरीका बना लिया है, डिजास्टर फिल्में। इसलिए उसने उन लोगों को बचाने का फैसला किया जो एक पैरेलल डायमेंशन में रहते हैं और सिविलाइजेशन को बचाने के लिए एक दुनिया की मौत दिखाते हैं। निक फ्रैंक को अलविदा कहता है, लेकिन फ्रैंक अपने ब्रेसलेट पर चाबी दबाता है और विलेन को अपने साथ आइलैंड पर ले जाता है। अथीना को बम एक्टिवेट करने का ऑर्डर देता है। जो रोबोट दिखाई देते हैं उन्होंने अथीना को पकड़ने की कोशिश की और उसने बम केसी पर फेंक दिया। उसने खुद रोबोट को रीप्रोग्राम कर दिया जिससे वे एक दूसरे से लड़ने लगे, जबकि फ्रैंक और निक्स रेत में कुश्ती करते हैं। केसी को भविष्य की एक झलक दिखती है, जिससे वो बम को सक्रिय करती है और अपनी चाल दोहराती है। मंच नीचे गिर जाता है और केसी बम खो देता है। इस बिंदु पर किनारे का दरवाजा ढह जाता है। अथीना इसे फिर से खोलने में कामयाब हो जाती है। पुरुष अंदर भागते हैं और बम द्वीप पर फट जाता है। निक्स के पैर एक गिरते हुए रैक के नीचे फंस जाते हैं, जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता। वो अपनी बंदूक के लिए पहुंचता है, लेकिन अथीना उसके संभावित शॉट को देख लेती है और फ्रैंक को कवर करने में कामयाब हो जाती है, जिससे उसे स्थायी क्षति पहुंचती है। वो फ्रैंक को अलविदा कहती है, ये स्वीकार करते हुए कि मशीनें भी महसूस कर सकती हैं। वो दृष्टादर्शकों की तलाश कर रही है और उसने पाया कि उन दृष्टादर्शकों को एक साथ रहना चाहिए। आखिरकार वो फ्रैंक से कहती है कि वो उसे टेकियॉन वेधशाला को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करे, क्योंकि बम खो गया है। लड़की को अपनी बाहों में लिए फ्रैंक कंट्रोल बलून के ऊपर से उड़ता है और अपने दोस्त का अनुरोध पूरा करता है। विस्फोट से वेधशाला नष्ट हो जाती है और निक्स की मौत हो जाती है। फ्रैंक और केसी उसके पिता के घर के लिए एक रास्ता खोलते हैं, क्योंकि इंजीनियरों की मदद की जरूरत है। फिर वे दृष्टादर्शकों के लिए नए बैच बनाते हैं। आखिरकार एक एंटीना तोड़ना काफी नहीं है, आपको एक नया बनाना होगा। उनके रिक्रूटर्स नए सपने देखने वालों और क्रिएटर्स को ढूंढने निकल पड़ते हैं जो टुमारोलैंड में रहने के लायक हैं। यहीं पर फिल्म खत्म